बात कर लेते हैं पीएम मोदी के रूस दौरे की। 2 दिन का दौरा है और दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंचे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, भव्य स्वागत हुआ। रूस में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज यहां अकेले नहीं आया हूं, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी लेकर आया हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। आज 9 जुलाई है। इस दिन की खास बात यह है कि मैंने इसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह से मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए 1 महीना हो गया है। कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। हाथरस मामले की बात कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी हाथरस मामले को लेकर। एसआईटी की 900 पेज की रिपोर्ट में हादसे के जिम्मेदारों के नाम हैं। जी हां, हाथरस कांड की 900 पेज की रिपोर्ट एसआईटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। एसआईटी ने 150 अफसरों, कर्मचारियों, पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी माना है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, काफी संवेदनशील मसला है। सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि एसआईटी ने आयोजकों को दोषी माना है इस घटना के लिए। बिल्कुल सुमित, एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी जो पेश कर दी गई है और इसमें आयोजकों को जो है उसमें गुनहगार की श्रेणी में रखा गया है। अब जो है जब 12 जुलाई को इसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो मान के चलिए कि कोई ना कोई एक पाथ ब्रेकिंग जो है डिसीजन जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है, क्योंकि जब इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी जो वकील है विशाल तिवारी उनकी तरफ से, तो उस समय भी कहा गया था कि उनकी मांगे जो मुख्य रूप से वो है कि एक ऐसे कमेटी का गठन हो जिसमें एक रिटायर्ड जज हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, उनकी निगरानी में एक जांच कमेटी का गठन हो और वो इस पूरे मामले की जांच करे। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से जो जांच रिपोर्ट आ रही है, जिसके नाम लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्पेशली अलग से तहकीकात की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि एक तरफ जहां पे यहां पे मुख्य आयोजकों को लेकर के एक उनको कटघरे में खड़ा किया गया है, आरोपी बनाया गया है, उसके अलावा जो बाबा है उसके प्रति कोई जो है चार्जशीट में कहीं नाम दाखिल नहीं है, उसका नाम शामिल नहीं है। ऐसे में लेकर के सवाल हर तरफ से भी उठ रहा है कि जांच का दायरा सिर्फ एक सीमित क्षेत्र या टारगेट क्षेत्र तक ही क्यों है। सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है अमृत, बहुत बड़ा सवाल है। एसआईटी ने कहा है कि जो आयोजक हैं वो दोषी हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। अब सवाल यही उठता है कि क्या बाबा एसआईटी की जद में नहीं आ रहे हैं, क्या कि बाबा निर्दोष हैं? बाबा को क्या क्लीन चिट मिल गई है एसआईटी की तरफ से? अब अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती है, पता नहीं चल जाता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जब 12 जुलाई को सुनवाई होगी तो ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट को भी उसकी व्याख्या की जाएगी, पूरी तरह से उसको रखा भी जाएगा और कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर लेगा। जब आज याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई थी तो यही दावा था कि इस पूरे मामले में स्थिति बहुत ही वेग है, अस्पष्ट है, तो स्पष्टता जरूरी है और इसके लिए जांच का दायरा जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कोर्ट में जो दलीलें रखी जा रही हैं याचिका की तरफ से, वो क्या उसको जो है कोर्ट सब्सटेंशिएट करता है उस तरह से या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में एक बात चल रही है और आरोपों के घेरे में न सिर्फ आयोजन करने वाले लोग हैं, बल्कि मुख्य रूप से उसमें देखा जाए तो केंद्र में बाबा भी है। हालांकि इस दौरान जब कोर्ट में इस चीज को लेकर के बात उठेगी, इससे पहले ही उनके वकील ने एक नया एक एंगल जरूर दिया है। उनका ये कहना है कि इसमें स्कॉर्पियो गाड़ी में 7 से 8 लोग निकले और उन्होंने जो है स्प्रे का छिड़काव किया, जहरीला स्प्रे का बहुत सारे तर्क किया। यहां पर दिए जा रहे हैं अमृत, बहुत सारे तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 को होनी है, 12 तारीख को। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस रिपोर्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात बिलासपुर की हो जाए, जहां पर 50 से 70 हुई है डायरिया के मरीजों की संख्या। डायरिया पैर पसार रहा है बिलासपुर में।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से मिलने पहुंचे कलेक्टर। मरीज परिजन से बात कर उनके घरों का हाल जाना। 24 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बिलासपुर में डायरिया पैर पसार रहा है और 50 से 70 हुई है डायरिया के मरीजों की संख्या। धीरे धीरे बढ़ रहा है डायरिया का डर अब बढ़ता जा रहा है। दहशत डायरिया को लेकर 50 से 70 हो चुकी है मरीजों की संख्या। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से मिलने के लिए कलेक्टर पहुंचे। मरीज और परिजन से उनका हालचाल जाना। 24 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ हालात है बिलासपुर में डायरिया को लेकर, उसे जानने के लिए सीधे हम रुक करेंगे बिलासपुर का। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 50 से 70 हो चुकी है मरीजों की संख्या। इसका मतलब साफ है कि डायरिया कंट्रोल में नहीं है, धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है। जी सुमित, बिल्कुल जो है आपकी एक लाइन यहाँ काम करती है कि डायरिया बिलासपुर में डराने लगा है। रतनपुर है जहाँ महामाया की नगरी है, बड़े संख्या में जो है पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो है जो 15 वार्ड है नगर पंचायत की, वो अब डायरिया की जद में आ गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने यह पुष्टि कर दी है कि डायरिया का कारण जो है नगर पंचायत का ही वह एक टेप नल है जिसकी पानी की सप्लाई जो है पूरे नगर पंचायतों में हो रही है, पूरे 15 वार्डों में हो रही है। और यही कारण है कि आज बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण वहां पहुंचे थे और उन्होंने जो है हालात का जायजा लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की, उनके घर पहुंचे और घर में पहुंच करके उस पानी के हालात का जायजा लिया कि आखिर वह कैसा है। और ये जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि वहां का जो पाइपलाइन है वो सड़ चुका है पूरी तरह और उसी से जो पानी की सप्लाई घरों तक हो रही है और लोग जिसे पी रहे हैं और उसके बाद वो जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो आज एक बड़ा जो निर्देश कलेक्टर ने दिया है कि पूरे 15 वार्डों की जो जांच होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की। आशीष, सवाल ये उठता है, अब काफी दिन हो चुके हैं, डायरिया धीरे धीरे पैर पसार रहा है, डरा रहा है। 50 से 70 मरीजों की संख्या हो जाना मतलब ये है कि क्या लोगों को साफ पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा, जिससे डायरिया लगातार बढ़ता ही जा रहा है वहां पर? जी सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जब डायरिया होता है उसके बाद एक स्पेसिफिक जांच होती है कि उसकी वजह क्या है। पानी के सैंपल इकट्ठे करते हैं और उसको जो है फिर सरकारी अस्पतालों की लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर इन प्रक्रियाओं में ही 3 से 4 दिन लग जाते हैं और यही कारण है कि डायरिया किस कारण से फैला है ये पकड़ में नहीं आता है। और जब पकड़ में आता है उसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए जो है वो तमाम तरह की कोशिशें होती है प्रशासन की तरफ से जो होनी चाहिए। तो ये जो वक्त लग रहा है, ये जो तमाम फैलाव है ये बढ़ते चले जा रहे हैं और डायरिया का जो डर है वो पूरे जिले में, अब बिलासपुर जिले में फैलने लगा है। यही कारण है कि अब जो है प्रशासन इस पर संजीदा हुआ है। कलेक्टर समय के साथ साथ मरीजों की संख्या बढ़ना भी डराता है। आशीष, कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस। 2-2 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक कार्यालय बनने वाले हैं। बनाने में लगेगा 1.5 से 2 साल का समय। 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया जाएगा। दस्तावेजों के लिए केबिन में अलग अलग लॉकर भी बनेंगे। आगरमालवा, निमाड़ी, झाबुआ, अशोकनगर, ग्वालियर, ग्रामीण, भिंड में खरीदी गई है जमीन। मऊगंज, मैहर, पांडुना में जमीन तलाशी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। जमाना हाईटेक हो चुका है श्याम, और हाईटेक होते हुए जमाने में बीजेपी भी हाईटेक होती हुई, और यही कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भाजपा ने तय किया है कि सबसे पहले तो प्रदेश कार्यालयों को हाईटेक किया जाए। और आप जानते हैं सुमित के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आधुनिक बिल्डिंग बन रही है भाजपा की, लेकिन इसके साथ साथ में अब जिलों में भी कार्यालयों को हाईटेक किया जाए, इस दिशा में बड़ा काम हो रहा है। 2-2 करोड़ की लागत से इन भवनों को बनाया जाएगा। इसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक मॉडर्न पार्टी कार्यालय में होनी चाहिए। आज हमारी बात हो रही थी, मंत्राणी है निर्मला भूरिया, उनसे हमने जाना, उनका ये कहना था कि हमारा फोकस ये है कि अब जिलों में भी हमारा संवाद सतत बना रहे, यानी राजधानी से मंत्रियों का कांटेक्ट बना रहे, संगठन का कांटेक्ट बना रहे। तो ऐसे में मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए ये किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी ये समझती भी है कि उसका संगठन जितना मजबूत होगा उसका फायदा उसे मिलता रहेगा, इसलिए संगठन को मजबूत करने की तैयारी में हाईटेक तरीके से जिला दफ्तर को बनाया जा रहा है। अब श्याम, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिला दफ्तरों को हाईटेक नहीं करेंगे तो जो कैडर बेस्ड पार्टी है उस तक स्वर कैसे जाएगा, जो जमीनी कार्यकर्ता है उस तक। तो इसी को फोकस करते हुए तय किया गया है कि जब भी
केंद्रीय संगठन से निर्देश मिले तत्काल प्रदेश कार्यालय से जो भी प्रसारित किया जाए जिलों में पहुंचे, और जिलों में तब पहुंचेगा जब आधुनिक सिस्टम होंगे, आधुनिक सुनने के, देखने की हाईटेक प्रणाली होगी, साथ में जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा। ये सारी चीजें उस नए कार्यालय में रहने वाली है। बड़ी बात यह है सुमित, इसको पर्यावरण के आधार पर बनाया जाए, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने का ऑफिस होंगे, ये ग्रीन ऑफिस होंगे। ये समय के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होते हैं, ये बात बीजेपी बखूबी समझती है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए श्याम। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। बात इंदौर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे हुए हैं। रेजिडेंसी कोठी पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। ओम बिरला को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। पौधारोपण अभियान में शामिल होने पहुंचे हैं इंदौर। निश्चित रूप से इंदौर जो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की धरती है, जो हमेशा देश को प्रेरणा देता है। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान पूरे देश में जन जागृति होगा। एक सामाजिक आंदोलन है, एक पर्यावरण के लिए को सुरक्षित रखने का आंदोलन है, और इसमें 51 लाख पौधे लगाकर एक नया अभियान शुरू किया है। अब खबर भोपाल से है, जहां राजधानी स्थित सतपुड़ा भवन में लगी आग का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया है। सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी, आपको याद होगी, बिल्डिंग का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया। देखिए क्या हालात है, पॉलीथीन ढक दी गई है। बारिश के चलते मेंटेनेंस नहीं पूरा होने पर भवन को पॉलीथीन से ढक दिया गया। सतपुड़ा भवन के 3 फ्लोर को पॉलीथीन से ढका गया है, जिससे बारिश का पानी अंदर ना आ पाए। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है। यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलीथीन का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलीथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा नमूना कभी पहली बार ही देखने के लिए मिलेगा कि जब किसी सरकारी बिल्डिंग को रेनोवेट समय पर ना किया गया हो और पॉलीथीन से इसे ढका गया है। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा भवन की 3री, 4थी और 5वीं मंजिल में किस तरीके से पॉलीथीन को कवर करके इस ऑफिस को कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 साल पूरा होने के बाद मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश हो रही है तो इसी पॉलीथीन के सहारे सरकारी भवनों में काम चल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। बात उस खबर की जो युवाओं को जानना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने शेड्यूल जारी किया। 28 जुलाई से 20 अक्टूबर तक होगा परीक्षा का आयोजन। निर्धारित समय अवधि में 8 भर्ती परीक्षाएं होंगी। प्रयोगशाला तकनीशियन, छात्रावास अधीक्षक, मत्स्य निरीक्षक समेत अन्य परीक्षाएं होंगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए 16 लाख से अधिक युवाओं ने भरा है आवेदन। परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हुआ है। जी हां, युवाओं के लिए खुशखबरी है। 20 अक्टूबर को प्रयोगशाला सहायक कृषि की परीक्षा होनी है। उसके बाद 28 जुलाई को सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा होनी है। उधर कोरिया में पीएम श्री शासकीय स्कूल में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने अंदर के हुनर विज्ञान क्षेत्र में रुचि का प्रदर्शन किया और बाल वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रिसर्च का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया, सराहना की। वहीं बताया कि बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी रुचि दिखाई। छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे हमारे, साइंस एग्जीबिशन में जब उन्होंने वायु दाब का प्रयोग करके दिखाया, जब ये बताया कि कैसे केमिकल रिएक्शन से आग जल रही है, और कुछ प्रयोग तो ऐसे थे कि जिसने हमने भी पहली बार देखे हैं, तो निश्चित रूप से इनके शिक्षकों को, बच्चों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये और अच्छे से प्रैक्टिकल करें और आने वाले भविष्य में साइंस में और इंजीनियरिंग में अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अलीराजपुर के रामपुरा गांव में आज भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, जिसके चलते पिछले कई सालों से शिक्षक पीएम आवास में स्कूल संचालित कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्कूलों के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
यहाँ पर वो स्कूल गए साल पर पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये वो स्कूल की वजह से कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाए, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बेहतर शिक्षा के दावे खुले मंच से करते नजर आए हैं। जहां इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे थे अलीराजपुर के जोबट के गांव रामपुरा में, और आपको हम बता दें कि हमारे पीछे एक स्कूल मौजूद है जो कि प्राथमिक स्कूल है रामपुरा की, और उसकी आज क्या दुर्दशा और किस अवस्था में आज वो मौजूद है वो भी आपको हम सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शाला रामपुरा के गांव में मौजूद है, प्राथमिक स्कूल है, और लगातार जर्जर अवस्था में ये भवन नजर आ रहा है। बच्चे लगातार पानी टपकने की तो कभी इस भवन को गिरने की बात करते हैं, और आज भी बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं पीएम आवास में बने योजना के तहत मकानों में अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल इस भवन को लेकर खड़ा होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों कि अभी तक इस भवन की ओर नज़र क्यों नहीं गई। लगातार शिक्षकों ने इस भवन को लेकर उन्हें आगाह किया, मगर आज भी बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। विस्तार न्यूज़ के लिए इस समय मैं संजय वाणी। उधर धार जिले में अवैध गैस रिफिलिंग के बढ़ते कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी गैस टैंकर के कैप्सूल में नोजल के माध्यम से कमर्शियल गैस टंकी में गैस भरी जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी, और इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर 3 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। परसों अमझेरा थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 100 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं, और गैस के टैंकर को पीछे ढाबे के पीछे खड़ा करके अवैध रिफिलिंग कराई जा रही थी। उधर ग्वालियर में शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 28 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दीनदयाल नगर में रहने वाले जितेंद्र तिवारी नामक कारोबारी के साथ अज्ञात अपराधी ने ठगी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर अपने बैंक के कथित ऐप को डाउनलोड करवाया और कारोबारी का अकाउंट खाली कर दिया। दुर्ग जिले की ग्राम मुड़पार में संचालित पत्थर खदानों में जब ब्लास्टिंग होती है तो तेज कंपन से घरों की दीवारें हिलने लगती हैं। ब्लास्टिंग के बाद पूरा क्षेत्र धूल के गुबार से भर जाता है। ब्लास्टिंग से कई बार पत्थर उड़कर घरों की छत को तोड़कर घर के अंदर भी गिरता है। फिलहाल पुलिस ने खदान संचालक और ब्लास्टिंग करने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज कर लिया है। ओरछा में फिल्म शूटिंग से फ्री होकर फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। इन दिनों कार्तिक अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग ओरछा में कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और जब उन्हें वक्त मिला शूटिंग से फ्री हुए तो उन्होंने वॉलीबॉल का यहां पर आनंद उठाया। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में लीड रोल में नजर आएंगे। अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी में होंगे भारी बारिश होगी। सोमवार को 15 से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई। बैतूल में सबसे ज़्यादा 1.7 इंच बारिश दर्ज हुई है। तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश में बारिश का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है जो कई जिलों में बारिश करा रहा है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बैतूल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 1.7 इंच। श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुर में बारिश अब होगी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब तक 202.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। औसत से 25% कम बारिश है। हालांकि बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। दंतेवाड़ा, मुंगेली और कोरिया में बारिश का अलर्ट जारी हुआ।